नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में एक बार फिर से 3 दिन के एक बड़े गैप के बाद हम फिर उपस्थित हैं। असल में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने की वजह से 3 दिन आपकी क्लास थोड़ी बाधित रही, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। असल में स्वास्थ्य आज भी उतना ठीक नहीं है। हो सकता है कि बोलते समय पिच और मॉड्यूलेशन में आपको कुछ गड़बड़ी लगे। हो सकता है आपको ये लगे कि आज मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, एनर्जी नहीं है। तो स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो उन परिस्थितियों से लड़ते हुए ही कहिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर 5-6 दिन मैं गैप करता हूँ तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बड़ा बाधित होगा। तो मैंने सोचा कि बहुत बड़े वीडियोस नहीं, उतने ढंग से अगर नहीं भी बता पाऊंगा तब हो सकता है वॉइस थोड़ी गड़बड़ कर सकती है, आवाज़ उतनी बढ़िया आपको ना मिले या बहुत धीमी मिले, बस इतना ही होगा। बाकी मैं प्रयास समझाने का तो वैसे ही करूँगा जैसा कि करता हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत देर बैठ के पढ़ाना पड़े, इतनी देर खड़े रहने में दिक्कत हो, ये संभव है। तो आज कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाए तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। असल में हम पीछे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, लैंग्वेज 2 में ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, और उसमें हमने ये क्लियर कर लिया था कि असल में ओरल लैंग्वेज के मायने क्या, जरूरत क्या है ओरल लैंग्वेज की लैंग्वेज 2 में। और जो ज़रूरतें थी उन पे हमने चर्चा कर ली थी कि ओरल लैंग्वेज का उपयोग करके बच्चा साउंड सिस्टम से फैमिलियर हो जाता है, साउंड सिस्टम को पहचान लेता है, समझ लेता है। अ, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेता है बच्चा। कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई बातचीत जब बच्चा करता है तो उसकी वोकैब अच्छी हो जाती है, और जब वो बातचीत करता है तो भाषा को लेकर, नई भाषा को सीखने को लेकर के उसके अंदर जो डर और चिंता होती है वो खत्म हो जाती है। एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उसको एक आत्मविश्वास मिलता है। और आखिरी बात ये थी कि बच्चा रियल टाइम पे, सेम टाइम पे सोच पाना सीख पाता है और एक्सप्रेशन सीख पाता है कि किसी चीज को कैसे एक्सप्रेशंस के साथ बोला जाए ताकि वो अधिक प्रभावी हो। तो ये पहली चीज हमने तय कर ली थी, देख लिया था, वाई ओरल लैंग्वेज मैटर्स इन लर्निंग L2। L2 की लर्निंग में ओरल लैंग्वेज मैटर क्यों करती है, इस बात को हमने देख लिया। दूसरी हेडिंग इसमें जो आपको सामने दिखी हुई मिल रही है, फ्रॉम लिसनिंग टू एक्सप्रेशन, सुनने से लेकर के एक्सप्रेशन, इन सब चीजों की जरूरत क्या है, इसमें क्या बताया गया है, उस चीज को हम पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मोटे तौर पे अपने दिमाग में एक अवधारणा डेवलप कर लेते हैं कि अभी हम पढ़ने वाले क्या है, उस चीज को समझ लेते हैं। दरअसल इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि सुनने से ही भाषा का डेवलपमेंट शुरू होता है। पहली चीज है सुन। जब बच्चा सुन पाता है तभी वो एक्सप्रेस कर पाए। हालांकि लिसनिंग और स्पीकिंग अप्रोक्सीमेट साथ साथ चलती है, लेकिन उसमें से जो ज्यादा जरूरी है वह है लिसनिंग। जनरली आपने कहावत सुनी होती है कि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। वो कहानी, वो बात जो है, वो कहावत जो है, वो बड़ों के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, लेकिन दरअसल ये पूरा आधार है कि जो जितना बढ़िया सुनेगा, जितना बढ़िया उस सुने हुए को समझेगा और जितना बढ़िया उस सुने हुए को धारण कर पाएगा, वो जब दूसरों को बताएगा तो उसी तरह से वह अपने एक्सप्रेशंस रख पाएगा, अपनी बात को रख पाएगा। तो सुनना किसी भाषा को सीखने की पहली स्टेप है, और वो पहली स्टेप जितनी मजबूत होगी, आगे आने वाला जो निर्माण है या आगे आने वाली जो स्टेप्स हैं वो भी उतनी ही अच्छी होंगी। सीधी सी बात है। तो कुल मिला के हम इस पूरे टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि सुनने से लेकर एक्सप्रेशन देने तक की जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका हल कैसे किया जाएगा।
इन सब बातों पे आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये काम करिएगा कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अपेक्षाकृत मतलब जितना प्रयास और जितनी मेहनत हमारी चल रही है उसके अपेक्षाकृत आप देख पा रहे होंगे कि वीडियोस पे व्यूज उतने नहीं होते हैं। कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, ना तो आपसे फीस पड़ रही है ना कुछ स्पेशल और कुछ पड़ रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। उनमें से किसी को आवश्यकता होगी तो वो भी यहाँ जुड़ जाएगा और वो भी अपना इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। तो एक बार कर दीजिएगा, लाइक कर दिया करिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए। हो सके क्या, इतना कोई मेहनत का काम है नहीं कि हो नहीं सकेगा, वो तो सकेगा, बस एक बार उंगलियां चला दीजिए और कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं। देखिए जरा, यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम लिसनिंग टू एक्सप्रेशन। द पाथ फ्रॉम लिसनिंग टू स्पीकिंग इज ग्रेजुअल। सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमा। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब है धीमा। तो पाथ मतलब होता है रास्ता। ठीक, पाथ मतलब रास्ता। फ्रॉम लिसनिंग मतलब सुनने से लेकर के स्पीकिंग मतलब बोलने तक का ग्रेजुअल मतलब कैसा है, धीमा। सुनने से बोलने तक का जो रास्ता है वो बड़ा धीमा है। एकदम कुछ नहीं होगा कि अभी हमने सुना और अभी बोलने लग गए, नहीं, ये धीमा है, धीरे धीरे काम करता है। बात आप तक पहुंची, आपने समझी, समझने के बाद फिर उसको धारण किया और फिर उसके बाद बोला। ये एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस कैसा है, धीमा है। लिसनिंग से स्पीकिंग तक का जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वो धीमा है। इट होल्ड्स द सेम फॉर लैंग्वेज टू। और ये केवल L1 की बात नहीं है, बिल्कुल सेम स्थिति कहाँ है, लैंग्वेज टू में भी है। इवन किसी भी भाषा में यही स्थिति है कि पहले उस भाषा को सुना जाए, सुनकर समझा जाए, समझने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाए और उसके बाद फिर उसके स्ट्रक्चर को समझ समझा के फिर बोला जाए। ये हर भाषा में। लर्नर्स में गो थ्रू अ साइलेंट पीरियड। लर्नर्स जो हैं, सीखने वाले जो हैं, अर्थात जो बच्चे हैं, वो एक साइलेंट पीरियड से होकर के गुजरते हैं, चुप वाला पीरियड। ठीक, उस साइलेंट पीरियड से होकर गुजरते हैं। वेयर दे एब्जॉर्ब, जहां वे धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, द लैंग्वेज मतलब भाषा को, बिफोर फीलिंग रेडी टू स्पीक इन इट, इसे बोलने से पहले, इससे पहले कि वे फील करें कि वे बोलने के लिए तैयार हैं, इससे पहले एक साइलेंट टाइमिंग होती है, एक शांत समय होता है जिसमें वे बोलते नहीं है, केवल और केवल सुनते हैं। ठीक? ये हमारे साथ भी होता है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी सुन रहे हैं। जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन जब इसको आप पूरा सुन लेंगे, सुनने के बाद समझ लेंगे, समझने के बाद उसको धारण कर लेंगे, तो इसी मुद्दे पर आप 1 घंटा बोल सकते हैं। ये है लिसनिंग की पावर। ठीक, आगे, ड्यूरिंग दिस फेज, यानी इस स्थिति के दौरान, इट इज इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक है, दैट द टीचर कीप्स प्रोवाइडिंग इनपुट, कि टीचर इस दौरान इनपुट देता रहे, तो चीजें उसमें डालता रहे, इनपुट्स देता रहे, विदाउट प्रेशरिंग, बिना दबाव। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात का दबाव नहीं होना चाहिए कि वो सुना रहा है। ऐसे इनपुट्स दे कि बच्चा खुद सुने और उन्हें समझने का प्रयास करे। द लर्नर्स टू रिस्पॉन्ड, लर्नर्स रिस्पॉन्ड करें। पेशेंस इज द की हियर, और यहाँ पेशेंस मतलब होता है धैर्य। धैर्य ही वह चाबी है जिसके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को किया जा सकता है और इसका जो वांछित लक्ष्य है, जो टारगेटेड एम है, वो प्राप्त किया जा सकता है। केवल किसके द्वारा, धैर्य के द्वारा, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत स्लो है, बहुत धीमी है और धीमी प्रक्रियाओं में धैर्य की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, लर्नर्स विल एट फर्स्ट रिस्पॉन्ड इन L1। अब इस प्रक्रिया को जरा समझो। आपने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि बच्चा पहले ही दिन से या 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाए। संभव नहीं है। संभव कैसे हो पाए? हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वह अपनी मातृभाषा ही 1 महीने में नहीं बोल पाता। पहले वो एक शब्द बोलता है, फिर फ्रेजेस बोलना शुरू करता है, फिर सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है, बट देयर सेंटेंसेस आर नॉट करेक्टली फ्रेम्ड। जब वो बोलना शुरू करता है तो उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो करेक्टली फ्रेम्ड नहीं होते हैं,
फ्रेमिंग सही नहीं होती। हो सकता है वो है पहले कहता हो, जाता बाद में कहता हो सकता है वो जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लेके आता हो, ये हो सकता है। तो वो ग्रेजुअल सीखता है, बहुत धीरे धीरे सीखता है। तो जब हम अपने बच्चों को क्लास में सिखा रहे होते हैं तो उस समय हमें भी ये धैर्य रखना चाहिए कि एकदम बच्चा नहीं सीखेगा। भाई कैसे सीखेगा? धीरे धीरे सीखेगा। जैसे उसने L1 कई वर्षों में सीख पाई है, बोलना जन्म के बाद तुरंत तो नहीं बोलना, जब वो बोलने लायक हुआ उसके बाद भी उसको 3 साल लग गए उसको सीखने में। तो अब नई भाषा ऐसे समझो इसका अभी जन्म हुआ है बच्चे का। अबे जैसे इसने L1 सीखी थी 2-3 साल लगाए थे, ऐसे ही ये L2 भी सीखेगा, 2-3 साल लगाएगा, धीरे धीरे ही सीखेगा। बस हमें करना क्या है, उसके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक आदर्श वातावरण तैयार करना है जिस वातावरण में वह सीख पाए। और वो वातावरण कैसा हो? जैसा कि वातावरण हमने उसे L1 सिखाते समय प्रोवाइड कराया था। हालांकि हमने कराया नहीं था, वो उसको मिला था नेचुरली, क्योंकि वो तो उसके परिवेश में था ही ऑलरेडी। हम चाहते तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, तब भी नहीं बदल सकते थे। ठीक है। लर्नर्स विल फर्स्ट रिस्पॉन्ड इन L1। जो लर्नर्स हैं वो पहले पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कौन सी भाषा में करेंगे? L1 में करेंगे। L1 मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इस चक्कर में ना रहिए कि नहीं ये L2 में ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग इज मस्ट। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो किस लैंग्वेज में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मिस टाइप के गलत तरीके के स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज मस्ट। रिस्पॉन्ड करना जरूरी। फॉलोड बाई यूज ऑफ वन वर्ड। अब पहले तो वो L1 में रिस्पॉन्ड करेगा, फिर पीछे बाद में धीरे धीरे वन वर्ड में रिस्पॉन्स करेगा, वन वर्ड रिस्पॉन्स देगा। व्हाट डू यू ईट? तो वो कहेगा एप्पल। व्हाट डू यू ड्रिंक? वो कहेगा वाटर। तो इस तरह से वन वर्ड में, ठीक, वन वर्ड में आए। फिर क्या करेगा? देन शॉर्ट फ्रेजेस। फिर छोटे छोटे फ्रेजेस में, उपवाक्यों में वो डील करना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा। एंड इवेंचुअली, और फिर धीरे धीरे इन फुल सेंटेंसेज इन L2। और फिर वो धीरे धीरे L2 में पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगा। मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है। तो शुरुआत में जब आप उसको L2 सिखा रहे हैं तो पहले तो आप कोई प्रश्न करेंगे, वो L1 में ही रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी मातृभाषा में रिस्पॉन्ड करेगा। बाद में जब वो L2 में रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा तो पहले रिस्पॉन्ड करेगा वर्ड्स में, शब्दों में। फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा छोटे छोटे फ्रेजेस में, और तब जाकर के वो रिस्पॉन्ड करेगा सेंटेंसेस में। और ये पूरी संभावना है कि उसके सेंटेंसेस गलत फ्रेम्ड हो। तो पहले वो गलत फ्रेम्ड सेंटेंसेस में रिस्पॉन्ड करेगा, धीरे धीरे एक समय आएगा वो फ्लुएंट होगा, वो पूरे करेक्ट सेंटेंसेस बोलेगा। लेकिन एक प्रक्रिया है, आप पहले दिन से आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही करके बोलेगा, ये नहीं कर सकते। इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज। अब इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रोत्साहित, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। देम टू टेक रिस्क। अब प्रोत्साहित क्यों करें? कि वो रिस्क लें। रिस्क किस बात की? बोलने की रिस्क लें, भले ही गलत बोले लेकिन रिस्क लेकर भी बोले। एंड सेलिब्रेट, और उत्सव मनाएं काय का? देयर लिटिल अटेम्प्ट्स, अपने छोटे छोटे प्रयासों का, टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा। थोड़ा सा उसने सही जवाब दे दिया, बल्कि उसने गलत भी जवाब दिया, फिर भी टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसको अप्रिसिएट करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले काम करे, तालियां बजवाए, शाबाशी दे। अगर वो गलत बोलना नहीं सीखेगा तो सही बोलना कैसे सीखेगा? आवश्यक यह है कि वो बोलना सीखे। गलत और सही तो बाद में देखा जाएगा, अब उसको ग्रामर सिखाएंगे ना बाद में। 8-10 साल लंबा प्रोसेस है भाषा सीखने का, कोई 4 दिन का तो है नहीं कि वो तुरंत सिखा दिया जाए। लेट अस लुक इनटू दिस मोर डीपली। आइए अब इसको और गहराई तक जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पलरी क्लासरूम प्रैक्टिस। एक एग्जाम्पल के रूप में क्लासरूम प्रैक्टिस है, उस एग्जाम्पल को लेते हुए हम इस चीज को प्रॉपरली सीखते हैं। अब ये एक पैराग्राफ दिया गया है, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें दिया गया? वंस अ डंकी वांटेड टू ईट समथिंग स्वीट। एक बार, अब ये कहानी है, ठीक है, छोटी सी कहानी है। एक बार एक गधा कुछ मीठा खाना चाहता था। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर समथिंग स्वीट टू ईट। उसने अपने मित्र से कहा कि कुछ
मीठा खाने को दो। द बियर सेड, तो भालू ने कहा, हैव सम हनी, शहद लोगे? द डंकी रिफ्यूज्ड, गधे ने क्या किया, मना कर दिया। द रैबिट सेड, हैव सम कैरेट, कैरेट लोगे, गाजर लोगे? द डंकी रिफ्यूज्ड, गधे ने मना कर दिया। द एंट सेड, चींटी ने कहा, हैव सम जैगरी, कुछ गुड़ लोगे, मिठाई लोगे? द डंकी रिफ्यूज्ड अगेन, गधे ने फिर मना कर दिया। द एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने कहा, ईट शुगर कैन, गन्ना खाओगे? द डंकी सेड नो, डंकी ने कहा नहीं। द स्क्विरल ऑफर्ड अ मैंगो, फिर गिलहरी ने एक आम उसको ऑफर किया। द डंकी रिफ्यूज्ड, गधे ने मना कर दिया। द कैट सेड, बिल्ली ने कहा, लेट अस गो टू द मिठाई शॉप, चलो मिठाई की दुकान चलते हैं। द डंकी लव्ड, द डंकी लव्ड द आइडिया, गधे को ये वाला विचार पसंद आया। दे ऑल स्टार्टेड टुवर्ड्स द मिठाई शॉप, और वे सब के सब कहाँ चल दिए, मिठाई की दुकान पे चल दिए। एक एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया, ये पैराग्राफ देख लिया। अब देखो, द टीचर टेल्स अ सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश टाइटल्ड मिठाई, द स्टोरी इज एज फॉलोज। तो टीचर ने क्या किया, एक सिंपल सी स्टोरी सुनाई, जिस स्टोरी का नाम है मिठाई, और सिंपल सी स्टोरी उसने सुनाई, हमने पढ़ ली है। द टीचर आस्क सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेडिक्शन व्हाइल रीडिंग द स्टोरी लाइक। अब अनुमान लगाने के लिए टीचर छोटे छोटे प्रश्न पूछती है, बड़े आसान से प्रश्न पूछती है, और वो सारे प्रश्न उसी स्टोरी पे आधारित है। ठीक, अलग अलग जानवरों से डंकी ने जब कहा तो अलग अलग जानवरों ने अलग अलग चीजें ऑफर की, डंकी ने मना किया, लास्ट में तय हुआ कि वो मिठाई की दुकान पे जाएंगे। इतनी पूरी कहानी थी। द टीचर, अब टीचर कहती है, हु डू यू थिंक विल द नेक्स्ट एनिमल। अब इतने एनिमल्स की तो बात हो गई, तो में से कौन क्या सोचता है कि अगला जानवर कौन सा होगा? तो एक बच्चा बोला हाथी। अब देखिए, कहानी अंग्रेजी में सुनाई गई थी, हाँ ट्रांसलैंग्वेजिंग की गई होगी, हिंदी के शब्द भी यूज किए गए होंगे, बच्चों को हिंदी याद रहेगी। अब उसने ये समझ लिया कि टीचर पूछ क्या रही है, लेकिन जवाब उसने काय में दिया, हाथी, हिंदी में, लैंग्वेज 1 में। दूसरे बच्चे ने लाइन कह दिया, मतलब इंग्लिश में जवाब दिया। टीचर, व्हाट विल द कैट ऑफर टू द डंकी, बिल्ली क्या ऑफर करेगी, और बिल्ली क्या ऑफर कर सकती है? तो एक बोला दूध, मिल्क कर सकती है, मिल्क, शी विल गिव मिल्क, वो मिल्क देगी। टीचर पूछती है, भाई क्यों, कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पे, अब जरा सोचिए, यहाँ पे केवल लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, बल्कि कॉन्टेक्चुअल बातचीत चल रही। इन चीजों को बच्चा जानता है कि बिल्ली दूध पसंद करती है, तो उसके बारे में, बिल्ली दूध पसंद करती है इस बारे में बच्चा अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने बारे में बोल रहा है। द टीचर पूछती है, व्हाट डिड द डंकी से, तो फिर गधा क्या कहेगा? चाइल्ड, द डंकी रिफ्यूज्ड, मना कर देगा, वो भी मना कर देगा। देन द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू फॉर्म ग्रुप्स, फिर टीचर क्या कहती है कि भाई आप लोग क्या करें, ग्रुप्स बना लें, एंड इनेक्ट द स्टोरी, अब इसी स्टोरी का एक्ट करें, इस पे एक रोल प्ले करें, एक ड्रामा करें, इस स्टोरी पे कुछ लोग, एक लोग गधा बन जाओ, एक लोग हाथी बन जाओ, एक लोग घोड़ा बन जाओ, इस तरह से। हियर द टीचर टेल्स अ सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश, यहाँ पे टीचर इंग्लिश में एक साधारण सी स्टोरी सुनाती है, विद एक्शन, क्रियाकलापों के साथ, इंटोनेशन, उतार चढ़ावों के साथ, एंड विजुअल्स एड्स, और विजुअल एड्स का उपयोग भी करती है। द टीचर लिसन्ड एंड रिस्पॉन्डेड टू कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस बेस्ड on their previous knowledge and exciting vocabulary which is a mix of English and their home language। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहेगी। इस कहानी में हुआ क्या है, हुआ यह है कि इस कहानी में टीचर ने जिस थ्योरी का उपयोग किया उसमें दो काम, एक तो उनकी जो एग्जिटिंग नॉलेज थी, जो उन्हें पहले से पता था, और जो नई बातें आई उनको दोनों को उसने कोरिलेट किया। साथ ही साथ उसने बच्चों को इतनी छूट दी कि वो जिस भाषा में सुइटेबल समझे, जिस जिस भाषा में उन्हें आसानी रहे उस भाषा में बोल सके। वो हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बोल ले, अंग्रेजी में बोलना चाहे तो अंग्रेजी में बोल ले, तो बच्चों को थोड़ा ईज रहा, थोड़ी आसानी रही। ठीक है, सम चिल्ड्रन रिपीट द की फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी, कुछ बच्चों ने तो केवल की फ्रेजेस ही यूज किए, जैसा उसमें लिखा था बिल्कुल वैसे ही कहा, जैसे द डंकी रिफ्यूज्ड, अब उधर ऐसे ही था, हालांकि एक स्ट्रक्चर जैसे पूछा गया था, विल से करके पूछा गया था, उसने वैसे जवाब नहीं दिया, उसने पास्ट में ही जवाब दिया जैसे कहानी में दिया गया था, कोई बात नहीं। बट
वो जान रहा था कि रिफ्यूज मतलब मना करना होता है, ये उसको पता था। लेटर दे रिटेल द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स यूजिंग ए मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड देयर। बाद में उन बच्चों ने क्या किया, उसी कहानी को दोबारा से सुनाया, और दोबारा सुनाने में क्या किया उन्होंने, मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग किया। मिक्स लैंग्वेज के प्रयोग का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उसी कहानी को हिंदी में और अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी उनमें मिक्स कर करके सुनाया कि एक डंकी था, ठीक है, गधा था नहीं, एक डंकी था, वो स्वीट खाना चाहता था, इस तरह से, यानी हिंदी भी थी इंग्लिश भी थी, इस तरह। दिस प्रोसेस सपोर्ट्स ट्रांस लैंग्वेज। अब ये वाला प्रोसेस काय को सपोर्ट करता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग को सपोर्ट करता है, मतलब ट्रांजिशन बिटवीन टू लैंग्वेजेस, ट्रांजिशन बिटवीन L1 एंड L2, ट्रांजिशन बिटवीन नेटिव लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2, ट्रांजिशन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। ये उन दो लैंग्वेजेस के बीच का ट्रांजिशन है। A strategy advocated and supported by NEP 2020 and NCFFS 2022। अब ये जो तरीका है, ये सपोर्ट कौन सपोर्ट करता है इस तरीके को, इस तरीके को NEP 2020 सपोर्ट करती है और NCFFS सपोर्ट करता है, which allow learners to move fluidly between languages as they acquire new skills। और ये बच्चों को छूट देती है, काहे की छूट देती है कि वे भाषाओं के बीच में आसानी के साथ, फ्लूइडली मतलब आसानी से, ठीक है, आसानी से आ जा सके इधर उधर, मतलब जब भी उनको जरूरत है जिस भाषा में भी बोलने की वो उसे आसानी के साथ बोल पाए। आगे दिया गया है ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, एक बहुमुखी कॉन्सेप्ट है, बहुमुखी तरीका है, दैट कैरेक्टराइज मतलब होता है मार्क्ड, यानी टू मार्क यानी चिन्हित करना, चिन्हित करना। द वेज इन विच बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल लर्नर्स यूटिलाइज देयर वेरियस लैंग्वेजेस। यूटिलाइज मतलब प्रयोग करना होता है। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, एक बहुमुखी कॉन्सेप्ट है जिसमें उन तरीकों को चिन्हित किया जाता है जिनके द्वारा कोई बाइलिंगुअल यानी दो भाषी या फिर मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी लर्नर यानी बच्चा यूटिलाइज प्रयोग करता है देयर वेरियस लैंग्वेजेस, अपनी अलग अलग लैंग्वेज को। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या मदद कर रही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग मदद कर रही है नई भाषा को सीखने का, और पुरानी सीखी हुई भाषाओं में जितना भी उन्होंने सीखा है उस सबको मिक्स करके उसको यूटिलाइज करने का, उसका प्रयोग करने का, ठीक है। लर्नर्स seamlessly navigate between language to engage with and comprehend their surroundings। अब इससे फायदा क्या होता है कि बच्चा निर्बाध रूप से, seamlessly मतलब निर्बाध रूप से, बिना रोक टोक के, निर्बाध रूप से, ठीक है, बच्चा निर्बाध रूप से नेविगेट करता है, निर्बाध रूप से दोनों लैंग्वेजेस के बीच में वार्तालाप करता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग करता है, इधर से उधर उधर से इधर आ जा सकता है, तो दोनों लैंग्वेजेस को वो बड़ी आसानी के साथ जोड़ पाता है। आगे देखिए, दिस प्रैक्टिस प्रूव्ड पार्टिकुलरली बेनिफिशियल विद इन लैंग्वेज क्लासरूम्स। पार्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक, ठीक है, लाभदायक। अब ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये वाला तरीका है, ये प्रूव होती है कि क्लासरूम में ये विशेष रूप से लाभकारी है, एक अच्छा तरीका है, ठीक है। वेयर स्टूडेंट्स में लेवरेज देयर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लेवरेज मतलब होता है उत्तोलन, नापना तोलना, ठीक है, नापना तोलना, ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी टू एनहेंस देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब ऐसा होता है तो यहाँ पे बच्चे नाप पाते हैं, माप लगा पाते हैं देयर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उनकी जो भाषाई आधार पे भिन्नता है उस भाषाई आधार पे होने वाली भिन्नता का माप कर पाते हैं, और फिर इनहेंस मतलब उसको और अच्छा बना पाते हैं देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, और अपने शैक्षिक अनुभवों को इससे वो और अच्छा कर पाते हैं, इससे उन्हें लाभ मिलता है, ठीक है। आगे दिया गया है फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के तौर पे, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट माइट रीड इन इंग्लिश व्हाइल डिस्कसिंग और टॉकिंग टेकिंग नोट्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज। यह संभव है कि कोई बच्चा हो अंग्रेजी में पढ़ता हो लेकिन बातचीत करता हो और नोट्स बनाता हो काय में, अपनी नेटिव लैंग्वेज,
ये भी हो सकता है। और में इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ बोथ लैंग्वेज इन देयर वर्क, या फिर वो ये करता हो कि इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, या फिर वो अपने काम में दोनों ही लैंग्वेजेस को शामिल कर ले, दोनों ही भाषाओं को शामिल कर ले। एजुकेटर्स हु एम्ब्रेस ट्रांस लैंग्वेजिंग में प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल ग्लोसरीज। अब ऐसे टीचर्स जो ट्रांस लैंग्वेजिंग प्रोवाइड करते हैं वो कई भाषाओं की ग्लोसरी वोकैबुलरी को सॉलिड कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। यानी ऐसे टीचर जो ट्रांस लैंग्वेजिंग यूज करते हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे कई भाषाओं की शब्दावलियों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ठीक है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्राफ्ट रिटन असाइनमेंट इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ये चीज बच्चों को असाइनमेंट अपनी पहली लैंग्वेज में करने के लिए इनकरेज करता है। और फैसिलिटेट डिस्कशंस इन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स लैंग्वेज। और बच्चे अपना जो डिस्कशन करते हैं, अपनी जो बातचीत करते हैं, वो किसी भी भाषा में कर सकते हैं, किसी भी भाषा में उनकी हो सकती है। अल्टीमेटली मतलब अंतोगत्वा, अंत में, ट्रांसलैंग्वेजिंग एक्नॉलेज द interconnected nature of a learner's language and aim to empower individuals by recognizing and valuing the full array of their linguistic resources। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फाइनली जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है वो बच्चे को मदद करती है कि वो अपना एक संबंध स्थापित कर सके दोनों भाषाओं के साथ, और दोनों भाषाओं से जो नॉलेजेबल चीजें उसको मिल सकती हैं उन्हें ले सकें, और उनके बीच में जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एक क्या कहेंगे मतलब संघर्ष है, उस संघर्ष को वो कम कर सकें। और जब संघर्ष कम होगा तो कार्य स्मूथली होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। हमारा लेंथ जो है अप्रोक्सीमेट आधे घंटे की हो गई है, तो हम अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। अगर हमें लगेगा कि हमें थोड़ी जल्दबाजी करनी चाहिए तो फिर हम थोड़ा अपने वीडियोस की लेंथ 1 घंटे कर देंगे। अभी फिलहाल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उद्देश्य मेरा ये है कि जो गैप्स हो रहे हैं वो गैप्स ना हो, ये ज्यादा जरूरी है, गैप से बचा जाए। तो आधे घंटे ही हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन रेगुलर चलता रहे ये ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो में, और कल हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। यानी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उन स्ट्रेटजीज पे बात करने के लिए कल फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ, इसी समय, इसी चैनल पे और इसी क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक और वीडियो में। नमस्कार।